साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है डेली न्यूज डिस्कशन के तहत 30 अप्रैल 2024 के जनसत्ता न्यूज़पेपर को देखेंगे और इस न्यूज़पेपर में जो भी करंट अफेयर, जीएस या मैपिंग के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन बिंदुओं के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के न्यूज डिस्कशन को। यदि हम लोग इसके पहले पेज को देखें तो इसके पहले पेज में जो एक न्यूज है वो है आपका एनसीईआरटी किताबों के संबंध में। देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी से अपनी पाठ्यपुस्तकों की सालाना आधार पर समीक्षा करने और नया अकादमिक सत्र शुरू होने से पहले उन्हें अद्यतन या अपडेट करने को कहा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है। हालांकि इस संबंध में एनसीईआरटी का बयान नहीं आया है। अब तक एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तकों को अपडेट करने के लिए कोई निश्चित दिशा निर्देश नहीं थे। इससे पाठ्यपुस्तकों में पुरानी जानकारी और दृष्टिकोण बने रहने की संभावना बढ़ जाती थी। आज के युग में जहां ज्ञान और तकनीक तेजी से विकसित हो रहे हैं, यह आवश्यक है कि पाठ्यपुस्तकें भी समय के साथ बदलती रहें। सूत्रों के मुताबिक इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया लागू करने का निर्देश दिया है, ताकि विद्यार्थियों को नवीनतम और सबसे प्रासंगिक जानकारी मिले। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पाठ्यपुस्तकें नवीनतम शोध, विकास और सामाजिक आर्थिक बदलावों को दर्शाती हैं। सूत्रों के मुताबिक पाठ्यपुस्तकों की वार्षिक समीक्षा और अद्यतन का निर्णय भारतीय शिक्षा प्रणाली के लिए एक सकारात्मक कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि विद्यार्थियों को नवीनतम और सबसे प्रासंगिक जानकारी मिले और उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा सके। एनसीईआरटी को सालाना आधार पर एक समीक्षा करने और नया अकादमिक सत्र शुरू होने से पहले पाठ्यपुस्तकों को अपडेट करने को कहा गया है। वर्तमान में एनसीईआरटी पिछले साल घोषित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ के अनुसार पाठ्यपुस्तकें तैयार करने की प्रक्रिया में जुटी है। सूत्रों ने बताया कि नए पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकें सभी कक्षाओं के लिए 2026 तक तैयार हो जाएंगी। इस साल 2024 में एनसीईआरटी ने तीसरी और छठी कक्षाओं के लिए नई पाठ्यपुस्तकें जारी की हैं, जो एनसीएफ अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के सिद्धांतों पर आधारित है। इन पुस्तकों में एकीकृत दृष्टिकोण, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल पर जोर दिया गया है। आगे चलते हैं। इसके हम लोग जो संपादकीय वाला पेज है, पेज नंबर 6, वहां पर देखें। एक सेकेंड। यहां पर विनोबा भावे जी का एक कोटेशन है जिसमें कहा गया है कि जिस विद्या में कर्म की शक्ति नहीं है, स्वतंत्र रूप से सोचने की बुद्धि नहीं, खतरा उठाने की प्रवृत्ति नहीं, वह विद्या निस्तेज है। तो ये इस कोटेशन का इस्तेमाल आप निबंध लेखन या आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आर्टिकल दिया गया है, संपादकीय दिया गया है, ये आपका जलवायु परिवर्तन संबंधित है, जिसका शीर्षक है तपती धरती और बढ़ती दुश्वारियां। इसमें बताया गया है कि कैसे आने वाले समय भारत को न सिर्फ लगातार तेज गर्मी बल्कि अत्यधिक वर्षा और अनिश्चित मानसून के साथ साथ मौसम संबंधी आपदाओं का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या चुनौतियां हैं, उन सभी के बारे में से बात की गई है। इस लेख को लिखा है मनीष कुमार चौधरी जी ने। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ चीजों को देखते हैं। जैसे एक शोध है आपका, इस शोध में क्या बताया गया कि यातायात शोर से आपका जो हृदय रोग का खतरा है वो बढ़ सकता है। देखिए इसमें क्या कहा गया है और इसमें सुझाव भी दिए गए कैसे हम लोग जो है जो शोर है, जो नॉइज पोल्यूशन, उसे कम कैसे कर सकते हैं विभिन्न माध्यमों में। देखिए, शोधकर्ताओं ने पाया कि यातायात के शोर में अचानक वृद्धि से हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें दिल का दौरा भी शामिल है। यातायात के शोर और हृदय तथा उससे जुड़ी बीमारियों में संबंध का प्रमाण मिलने के बाद शोधकर्ताओं का कहना है कि इस प्रकार के ध्वनि प्रदूषण को हृदय रोगों के लिए जोखिम कारक के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। जर्मनी के मेनेज विश्वविद्यालय चिकित्सा केंद्र के वरिष्ठ प्रोफेसर और जनरल सर्कुलेशन रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के प्रमुख लेखक थॉमस मुंजेल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं के दल ने जनसंख्या विज्ञान संबंधी आंकड़ों की समीक्षा की, जो किसी विशेष बीमारी के जोखिम कारकों की पहचान के लिए प्रमाण पत्र प्रदान करते हैं। अपनी समीक्षा में शोधकर्ताओं को इस बात के प्रमाण मिले कि सड़क यातायात से होने वाले शोर में हर 10 डेसिबल की वृद्धि के लिए हृदय रोगों, जिनमें दिल का दौरा, स्ट्रोक और मधुमेह शामिल है, के विकास का जोखिम 3.2% बढ़ जाता है। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि रात के समय यातायात का शोर जो नींद में खलल डालता है और नींद की अवधि को घटाता है, वह रक्त वाहिकाओं में तनाव हार्मोन के स्तर को बढ़ा सकता है। इससे सूजन, उच्च रक्तचाप और संवहनी रोग बढ़ सकते हैं। जर्मनी के मेनेज विश्वविद्यालय चिकित्सा केंद्र के वरिष्ठ प्रोफेसर और जनरल सर्कुलेशन रिसर्च में प्रकाशित अध्ययन के प्रमुख लेखक थॉमस मुंजेल ने कहा, यह हमारे लिए
भी महत्वपूर्ण है। देखिए, यह हमारे लिए अपनाई जा सकती है। एक सेकंड, नहीं, यह हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है कि मजबूत साक्ष्यों के कारण अंततः यातायात के शोर को हृदय रोग के लिए एक जोखिम कारक के रूप में मान्यता दी गई है। शोधकर्ताओं ने स्थानीय अधिकारियों के लिए सड़क, रेल और हवाई यातायात से होने वाले शोर को कम करने के लिए रणनीतियों का भी सुझाव दिया। क्या सुझाव दिए गए हैं? उन्होंने कहा कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में व्यस्त सड़कों के किनारे ध्वनि अवरोधक लगाने से शोर का स्तर 10 डेसिबल तक कम किया जा सकता है। दूसरा, लेखकों ने कहा कि शोर कम करने वाले डामर का, जिससे रोड बनती है, का उपयोग करके सड़कों के निर्माण से शोर का स्तर 3 से 6 डेसिबल तक कम होता पाया गया है। उन्होंने सुझाया कि अन्य रणनीतियों में वाहन चलाने की गति सीमित करना और कम शोर वाले टायरों के उपयोग को विकसित करना और इसे बढ़ावा देना शामिल है। व्यक्तिगत स्तर पर शोधकर्ताओं ने शहरी सड़क यातायात के शोर को कम करने के लिए साइकिल, शेयर राइड और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सिफारिश की। विमानों के शोर को कम करने के लिए जीपीएस का उपयोग करके हवाई मार्गों को अनुकूलित और नियोजित करने की रणनीति अपनाई जा सकती ताकि उन्हें घनी आबादी वाले क्षेत्रों से दूर ले जाया जा सके। शोधकर्ताओं ने रात के समय उड़ान भरने और उतरने पर प्रतिबंध लगाने की भी सलाह दी है। मुंजेल ने कहा कि कोविड महामारी समाप्त होने के बाद भी आबादी का एक बढ़ता हुआ हिस्सा हानिकारक यातायात के शोर के संपर्क में है, इसलिए भविष्य में शोर कम करने वाले कानून बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला है आपका यहाँ पर कि जो चुनावी भाषण, मतलब जो चुनाव के दौरान जो नफरती भाषण की तादाद बढ़ती जा रही है, उसके संबंध में कि सख्ती के बाद भी जो बदजुबानी है वो बढ़ी है। अब क्यों होती नफरती भाषण? देखिए, नफरती भाषण को लेकर अभी तक अलग से कोई कानूनी व्याख्या तो नहीं है, ठीक है, लेकिन कानूनी जानकारों के अनुसार मुख्य रूप से धार्मिक, सामाजिक, नस्ल, जातिता, लिंग और इसी तरह से अन्य कई रूप से व्यक्तियों के एक समूह के खिलाफ नफरत फैलाने और उन्हें उकसाने वाले बयान नफरती भाषण की श्रेणी में आते हैं। देखिए, भारत में पिछले कुछ वर्षों में नेताओं द्वारा नफरती भाषण के मामलों में तेजी देखी गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 के मुकाबले 2023 में 31% ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं नफरती भाषण को लेकर के। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव में के शुरू होते ही नेताओं की बदजुबानी का दौर भी शुरू हो गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने साफ किया कि वह किसी भी सूरत में नेताओं और प्रमुख प्रचारकों द्वारा नफरती भाषण और निजी हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऐसा करने वाले नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह कि चुनाव आयोग नफरती भाषण के मामलों को कैसे रोकेगा? यदि वर्तमान में देखा जाए तो चुनाव आयोग की प्रक्रिया, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है, ठीक है। क्या इस तरह के नफरती भाषणों और निजी हमले करने वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने जैसी कार्रवाई भी कर सकता है? ऐसे नेताओं और उम्मीदवारों को भविष्य में चुनाव लड़ने से रोक सकता है या फिर अन्य किसी तरह की कार्रवाई करेगा? फिलहाल नफरती भाषण को लेकर कानून में कोई सजा नहीं है। ऐसे में इस मामले पर रोक लगाने को लेकर चुनाव आयोग बेबस दिखाई दे रहा है। देखिए, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 14 सितंबर 2022 को कहा था कि फिलहाल नफरती भाषण संबंधित देश में कोई स्पष्ट और सीधा कानून नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के मामलों को रोकने के लिए एक आदेश पारित करना चाहिए। आयोग ने देश की सर्वोच्च अदालत को यह भी बताया था कि असल में चुनावी मैदान में उतरे किसी भी उम्मीदवार को उस समय तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि नफरती भाषण को परिभाषित करते हुए स्पष्ट कानून ना हो। इस मामले में विधि आयोग द्वारा दी गई 267वीं रिपोर्ट में कहा गया था कि नफरती भाषण को लेकर जरूरी संशोधन की आवश्यकता है। हालांकि अब जबकि देश में भारतीय दंड संहिता और सीआरपीसी की जगह नए कानून लागू हो गए हैं, तो विशेषज्ञों का कहना है कि नफरती भाषण के मामले में भी स्पष्ट कानून होना ही चाहिए। विशेषज्ञों का कहना है कि मामले में सीधे और स्पष्ट कानून न होने का फायदा नेतागण खूब उठाते हैं। कभी कभी वह सारी मर्यादा पार कर जाते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है। चुनाव आयोग की शक्ति। चुनाव आयोग का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा करने से पहले नेताओं, उम्मीदवारों और प्रमुख प्रचारकों द्वारा आदर्श आचार संहिता को तोड़ने वाले पिछले 5 वर्षों के सारे रिकॉर्ड देखे गए हैं। इसके लिए नेताओं को परामर्श जारी किया गया है। चुनाव आयोग का मानना है कि पहले के मुकाबले अब राजनीति का स्तर घटा है। प्रचार के दौरान उम्मीदवार, नेता और प्रमुख प्रचारक कई बार सीमा रेखा पार करते जा रहे हैं, लेकिन अब इसे और नहीं होने दिया जाएगा। भले ही नफरती भाषण को लेकर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, लेकिन इसके लिए अन्य कई कानूनों के तहत आरोपियों पर कार्रवाई की जा सकती है। चुनाव आयोग ने तमाम राजनीतिक दलों को परामर्श जारी करके यह चेतावनी भी दी कि अगर उनकी तरफ से चुनावी रैली के दौरान किसी नेता, उम्मीदवार या फिर प्रमुख प्रचारक ने नफरती भाषण और निजी हमले किए तो उन्हें कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी।
विशेषज्ञों ने एक रिपोर्ट का हवाला देकर बताया कि नफरती भाषण को लेकर देश भर में सांसदों और विधायकों के खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। यह पिछले साल अक्टूबर में जारी की गई थी। इसके बाद इसमें और इजाफा हुआ है। चुनावों के दौरान उम्मीदवारों के शपथ पत्रों में भी कई तरह के आपराधिक मामलों का जिक्र किया जाता है। लेकिन कुछ मामलों को छोड़ दें तो कोई भी राजनीतिक पार्टी नफरती भाषण देने वाले हों या नहीं, सभी तरह के उम्मीदवारों को टिकट दे देती है। ऐसे में जरूरत है इन्हें चुनाव लड़ने से ही रोकने की। साथ ही जो लोग चुनाव नहीं लड़ते, केवल भाषण देते हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसमें सजा का भी प्रावधान हो। आयोग ने भी सरकार से इस मामले में कड़ा कानून बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हो सका है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 104 साल बाद महिला कुलपति नियुक्त की गई हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रोफेसर नईमा खातून। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को आखिरकार एक महिला कुलपति मिल ही गई। हालांकि इसके लिए उसे 104 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रोफेसर नईमा खातून की नियुक्ति का आदेश दिया है। साल 1920 में बने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब तक 21 कुलपति हुए हैं और ये सब पुरुष थे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि जिस विश्वविद्यालय को अपनी पहली महिला बीसी पाने में 104 साल लगे, उसकी पहली कुलाधिपति सुल्तान जहां बेगम भोपाल खुद एक महिला थी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग की सशर्त मंजूरी के बाद नईमा खातून की नियुक्ति हुई है। इससे पहले नवंबर 2023 में 3 उम्मीदवारों का पैनल, जिसमें प्रोफेसर नईमा खातून, प्रोफेसर AMU रब्बानी और प्रोफेसर फैजान मुस्तफा का नाम राष्ट्रपति द्रौपदी के पास भेजा गया था। राष्ट्रपति ने प्रोफेसर नईमा खातून के पक्ष में फैसला किया है। AMU की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के अनुसार नईमा खातून मूल रूप से उड़ीसा की रही हैं। देखिए, नईमा खातून ने यह पद जो है कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज से लिया, जो उनके पति भी हैं। प्रोफेसर गुलरेज से पहले AMU के कुलपति प्रोफेसर तारिक मंसूर थे। प्रोफेसर तारिक मंसूर ने 2 अप्रैल 2023 को कुलपति का परित्याग दिया था, जिसके बाद से प्रोफेसर गुलरेज कार्यवाहक कुलपति के तौर पर काम कर रहे थे। इस्तीफा देने के बाद प्रोफेसर मंसूर भाजपा में शामिल हो गए। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे अगली न्यूज देखते हैं। देखिए, बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं से निर्यात पर पड़ सकता है असर। ये कहा किसने है? तो निर्यातकों के शीर्ष संगठन FIO मतलब भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ, जिसे शॉर्ट में हम लोग FIO कहते हैं। लेकिन निर्यातकों के शीर्ष संगठन FIO ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर बढ़ते तनाव का असर वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में देश के निर्यात पर पड़ सकता है, क्योंकि इससे वैश्विक मांग प्रभावित होने की आशंका है। निर्यातकों के शीर्ष संगठन FIO ने यह बात कही। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत के निर्यात को प्रभावित किया था। निर्यात 2023-24 में 3.11% की गिरावट के साथ 437 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। आयात भी 8% से अधिक घट करके 677.24 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। भारतीय निर्यातक संगठनों के महासंघ FIO के महानिदेशक अजय शाह ने कहा कि अगर वैश्विक स्थिति ऐसी ही बनी रही तो इसका असर वैश्विक मांग पर पड़ेगा। पहली तिमाही के आंकड़ों में मांग में सुस्ती दिख सकती है। उन्होंने कहा कि तमाम चुनौतियों के बावजूद माल ढुलाई दरों में नरमी आ रही है। यह संकेत देता है कि आने वाले समय में मांग पर असर पड़ सकता है। शाह ने आगाह किया कि मौजूदा भू राजनीतिक तनाव के और बढ़ने से विश्व व्यापार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के अलावा उच्च मुद्रास्फीति और उच्च ब्याज दर भी मांग में नरमी के महत्वपूर्ण कारक हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय के बारे में जो एक नया संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहा जा रहा है, जिसका नाम है युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम। देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय में मौजूद कलाकृतियों को किसी अस्थायी जगह पर रखने के बजाय अब उन्हें सीधे रायसीना हिल परिसर में बनने वाले नए संग्रहालय युगे युगीन भारत नेशनल म्यूजियम में भेजने का निर्णय लिया गया है। इसमें बताया है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस संबंध में अपनी पूर्व बनाई गई योजना में बदलाव कर अब कलाकृतियों को सीधे नए संग्रहालय में ले जाने का निर्णय लिया गया है, जबकि पहले ने किसी अस्थायी स्थान पर रखने की योजना थी। पिछले साल सितंबर 2023 में आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई थी कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इस वर्ष के अंत तक राष्ट्रीय संग्रहालय को खाली करने की योजना है।
इसके अलावा एक ऐसा स्थान तलाशने का निर्देश दिया गया जहां संग्रह को सुरक्षित और उपयुक्त तरीके से भेजा जा सके। मौजूदा राष्ट्रीय संग्रहालय की इमारत जो है कुल करीब 35,000 वर्ग मीटर के इलाके में फैली हुई है। इसमें भारतीय और विदेशी दोनों तरह की लगभग 2 लाख वस्तुएं हैं जो कि 5,000 से अधिक वर्षों की भारतीय सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करती हैं। इस भवन की नींव 12 मई 1955 को, ध्यान रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, इस भवन की नींव जो आपका राष्ट्रीय संग्रहालय है 12 मई 1955 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। राष्ट्रीय संग्रहालय भवन के पहले चरण का औपचारिक उद्घाटन 18 दिसंबर 1960 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किया था। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पेज पे देखें, यहाँ पे एक न्यूज महत्वपूर्ण है, वो ये है कि स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ, स्कॉटलैंड जो है आपका यूनाइटेड किंगडम का ही एक भाग है कह सकते हैं। आप यूके का जब मैप देखेंगे तो वहां पर आपको ऊपर स्कॉटलैंड दिखाई पड़ेगा। देखिए, स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री हमजा यूसुफ ने अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इससे कुछ दिन पहले ही हमजा के नेतृत्व वाली स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने नीतिगत मुद्दों पर तानातानी होने के बाद ग्रीन पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया था। पाकिस्तानी मूल के 39 वर्षीय हमजा ने पिछले साल मार्च में स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री का पद संभाला था। इस पद को संभालने वाले वह पहले मुस्लिम नेता हैं। स्कॉटलैंड सरकार का सारा काम जो है वो प्रथम मंत्री ही संभालते हैं। यह पद प्रधानमंत्री के समान माना जाता है। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से देखें तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बहुत बहुत धन्यवाद।